हम पूर्व के व्याख्यान में व्यवहारवाद और उसके लक्षणों की चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में वह आंदोलन या क्रांति या शैक्षणिक क्रांति आप मान सकते हैं जिसका उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है और इसके लिए जितनी भी उपलब्ध आधुनिक तकनीक है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना है ताकि मनुष्य के व्यवहार के बारे में हमारी समझ बढ़ सके और उसके आधार पर कुछ व्यापक सिद्धांत निर्माण किए जा सकें। इसीलिए इस आंदोलन को व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई और व्यवहारवाद के मूल लक्षणों के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 मूल लक्षणों की विवेचना की है। उसमें एक पर कल हम चर्चा कर चुके थे, वे थे नियमितताएं, कि मानव व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं या कुछ एकरूपताएं पाई जाती हैं जिसको आधार बनाकर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो नियमितताएं एक महत्वपूर्ण तत्व है और व्यवहारवाद का प्रारंभिक बिंदु है जिसकी ये मान्यता है कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ एकरूपता और नियमितताएं पाई जाती हैं। वैसे ही जैसे प्रकृति जगत एक रूप में काम करती है और इसी वजह से प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हो पाया, उसी तरह समाज विज्ञान भी मनुष्य के व्यवहार को आधार बनाकर अपना विकास कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम ये माने कि मनुष्य के व्यवहार में एक रूपता या नियमितताएं पाई जाती हैं। तो व्यवहारवाद का मूल लक्षण जो प्रारंभिक बिंदु है, आरंभ बिंदु है, वो मनुष्य के व्यवहार में एक रूपता की खोज करता है। यद्यपि अपने आप में ये एक बड़ा जटिल और खुला प्रश्न है, क्या वाकई में या वास्तव में मनुष्य के व्यवहार में एक रूपता या नियमितता पाई जाती है। दूसरे लक्षण पर हम चर्चा करेंगे, वह है सत्यापन, यानी मानवीय व्यवहार के आधार पर जितने भी हमें ज्ञान मिला है हम उसका सत्यापन कर सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिक पद्धतियों की जो विज्ञान हम पढ़ते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, और उनकी एक विशेषता ये होती है कि वो सत्यापन पर आधारित होते हैं, यानी उनका हाथों हाथ उसको सत्यापित कर सकते हैं। जैसे साइंस का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, हम हाथों हाथ उसे सिद्ध कर सकते हैं। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम है, उसे हाथों हाथ सत्यापित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बनता है, इसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है और जितनी बार इसे सत्यापित किया जाएगा उतनी बार ये सही साबित होगा, ये ठोस और प्रमाणिक निष्कर्ष के रूप में स्थापित होगा। तो मानव व्यवहार के आधार पर भी जो ज्ञान प्राप्त होता है हम उसे सत्यापित कर सकते हैं। ऐसे व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम मानवीय, ऐसा नहीं है कि मानव व्यवहार में एकरूपता नहीं पाई जाती, एकरूपता पाई जाती है और जो ज्ञान हमें मिलेगा हम उसे बार बार सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हमने 10th में प्रयोग, साइंस के कई प्रयोगों को पढ़ा है और गणित में भी हम बार बार प्रमेयों द्वारा एक ही चीज़ को बार बार सिद्ध करते हैं और हम ये जानते हैं कि उस चीज़ को बार बार, अगर हम उस प्रयोग को बार बार सिद्ध करेंगे तो निष्कर्ष वही आएगा और एक भी बार ऐसा नहीं हो सकता कि निष्कर्ष वो ना आए जिसके लिए हमने प्रयोग किया है। अगर एक बार भी ऐसा होगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी नहीं बनेगा तो वे अपने आप में खंडित, सिद्धांत खंडित हो जाएगा। और यही बात गणित पर भी लागू होती है कि वहाँ हम जब प्रमेय पढ़ते हैं और ये प्रमेय की हमने सिद्धि की कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होगा, तो जितनी बार हम इस को सिद्ध करेंगे हमें ये देखने को मिलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंत में 2 समकोण ही बनता है। तो ये सत्यापित ज्ञान है। विज्ञान की एक बड़ी विशेषता ये है कि विज्ञान अपने ज्ञान को सत्यापित करता है और बल्कि बार बार सत्यापित करने की क्षमता भी रखता है। और अगर एक बार भी वो सत्यापित नहीं होता तो संपूर्ण सिद्धांत ही का खंडन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम या क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम जो विज्ञान में हम पढ़ते हैं, अगर एक बार भी ये सत्यापित नहीं होता तो ये सिद्धांत कभी बन ही नहीं सकता कि कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति का हमें कोई भी अपवाद नहीं मिलता। कोई पत्थर, कोई मनुष्य, कोई जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का विरुद्ध जाके काम करे। और यही बात
रसायन विज्ञानों में पाई जाती है, यही बात गणित में भी पाई जाती है कि गणित में भी आप जितनी बार सत्यापित करते हो प्रमेयों की त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण होता है, वे बार में 2 समकोण ही सिद्ध होता है। तो सत्यापनीयता या वेरिफिकेशन वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। इसी संदर्भ में एक 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े जो विद्वान हैं स्टीफन हॉकिंग ने ये बात कही थी विज्ञानों के संदर्भ में कि विज्ञान में कोई भी बात तभी तक ही सत्य है तब तक उसे गलत सिद्ध नहीं किया। अगर सिद्ध गलत कर दिया जाएगा तो वो उस दिन से वो सत्य खत्म हो जाएगा, उस दिन से वो सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा। तो विज्ञान की ये विशेषता है कि वो उसी ज्ञान को सत्य मानता है जो सत्यापित हो, प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो, अनुभव द्वारा सिद्ध हो और बार बार उसे सिद्ध किया जा सकता है, तब तो जाके वो ठोस निष्कर्ष बनेगा। यही बात व्यवहारवादी भी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार से उपलब्ध जो ज्ञान है उसको हम सत्यापित कर सकते हैं, तो इससे सत्यापनीयता सिद्ध होती है। अगला लक्षण है तकनीक। तकनीक के संदर्भ में मैं आपको बता ही चुका था कि व्यवहारवाद की ये मान्यता है कि मानव व्यवहार के उपलब्ध जो ज्ञान है उसको मानव व्यवहार के बारे में हम अपनी समझ तभी बढ़ा सकते हैं जब जितनी भी आधुनिकतम तकनीकें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग किया जाए। मानव व्यवहार को समझने के लिए जो भी तकनीक आधुनिक है या वैज्ञानिक तकनीक है उसका हम प्रयोग करें ताकि हम व्यवहारवाद को, मानवीय व्यवहार को अधिक से अधिक समझ सकें। तो तकनीक एक महत्वपूर्ण तत्व बन के उभरता है कि तकनीक का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हम उतने ही ज़्यादा मानव व्यवहार के बारे में हमारी समझ बढ़ती ही जाएगी। तो तकनीक एक महत्वपूर्ण उपाय है, महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी समझ बढ़ा सकते हैं और उन तथ्यों को खोज सकते हैं जो मानव व्यवहार से संबंधित हैं। कई तरह की तकनीक है, समाज विज्ञानों में भी नई नई तकनीकें आ रही हैं, एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र में भी नई नई तकनीकें आ रही है, मनोविज्ञान में नई नई तकनीकें आ रही हैं जिससे मानव व्यवहार को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने लगे हैं। तो जो 19वीं 18वीं शताब्दी में एक समस्या थी कि हम मानव व्यवहार को समझ पाने में उतने सक्षम नहीं थे, अब धीरे धीरे हम मानव व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाने में सक्षम हो रहे हैं और इसका कारण ये है जो आधुनिक तकनीक हैं वो मानव व्यवहार के बारे में हमारी समझ बढ़ा रही है। अब चौथा लक्षण जो है जिसे हम कहते हैं परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब है विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बनेगा, यानी हाइड्रोजन के 3 अणु नहीं हो सकते और ऑक्सीजन के 2 अणु नहीं हो सकते। यानी ये इतना सटीक मापन है जिसका अपवाद मौजूद नहीं है, जो हर बार अगर इस प्रयोग को दोहराया जाएगा तो ये सत्य ही सिद्ध होगा। तो क्या ऐसा मापन मानव व्यवहार के आधार पर इसे संभव है? क्या हम ये बात कह सकते हैं विज्ञानों के बारे में भी या राजनीति विज्ञान में कि किसी जनता का अगर किसी एक स्तर तक शोषण होगा और उसके बाद उस शोषण बढ़ता ही जाएगा तो किस स्तर पर आकर क्रांति की संभावना है? क्या हम ऐसी कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम इतिहास में हम पढ़ते हैं कि कई क्रांतियाँ हुई जिसमें रूस की क्रांति है या फ्रांस की क्रांति हो, इंग्लैंड की क्रांति हो, भारत में 1857 की क्रांति है। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि एक निश्चित स्तर तक आकर आते आते मनुष्य के व्यवहार का मापन कर सकते हैं कि एक निश्चित स्तर पर आकर वो कैसा व्यवहार करेगा? क्या उसका मापन संभव है? क्या हम नाप सकते हैं किसी मनुष्य के व्यवहार को, क्या वो किस परिस्थिति में कैसी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया देगा? तो व्यवहारवादी ये बात मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का मापन संभव है, इसलिए परिमाणता बड़ी महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है कि अगर जब हम मापन कर लेंगे मनुष्य के व्यवहार का तो हम सही सही बता पाएंगे कि किस परिस्थिति में वे किस ढंग से व्यवहार करेगा। यही वजह है कि हम बड़े बड़े राजनीतिक निर्णयों के प्रति जो जनता की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है वो हम समझ पाने में कामयाब रहेंगे कि इस मुद्दे पर जनता की राय क्या है या जनता का विरोध किस स्तर पर है। ये मापन संभव है, ऐसा व्यवहारवादी का मान। 5वां जो लक्षण है वह है मूल्य निर्धारकता या मूल्य मुक्तता। देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में एक अंतर है। वह अंतर ये है कि विज्ञान मूल्य निरपेक्ष है। मूल्य निरपेक्ष कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जब किसी बात को सिद्ध करता है या वैज्ञानिक कोई नया आविष्कार करता है तो इस बात पर
थोड़ी सी भी चिंता नहीं करता कि इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा या मूल्यों की दृष्टि से ये संगत है या नहीं है, या ये नैतिकता के हिसाब से सही है या नहीं। यही वजह है कि विज्ञान ने पोलियो का टीका का आविष्कार भी किया है, और विज्ञान ने बंदूकें और मिसाइलें और जितने भी विध्वंसकारी तत्व हैं उनका भी निर्माण विज्ञान द्वारा भी। अब क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि विज्ञान मूलतः मूल्य निरपेक्ष है। किसी वैज्ञानिक से आप ये सवाल नहीं कर सकते कि उसने जो आविष्कार किया वे समाज के लिए नुकसानदायक था या आदर्शों के अनुरूप नहीं था। वो तो सिर्फ यही जवाब देगा कि हम लोग मूल्य सापेक्ष हैं, हम मूल्यों की चिंता नहीं करते, हम आदर्शों की। हम तो सिर्फ ये बताते हैं कि क्या क्या संभावना है और क्या क्या चीज़ का आविष्कार किया जा सकता है या कोई। तो विज्ञान जैसे विज्ञान के संदर्भ में हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट योग्यतम का विजय का सिद्धांत पढ़ते हैं डार्विन का विकासवाद ये समझाता है कि कमज़ोर आदमी प्राकृतिक संघर्ष में ख़त्म हो जाएगा और ताकतवर लोग जीतते चले जाएंगे। और डार्विन इस बात को सिद्ध करते हैं कई सिद्धांतों द्वारा और कई प्रयोगों द्वारा सिद्ध करते हैं। अब हम इस चीज़ को अगर सामाजिक जीवन पर लागू करें कि कमज़ोर लोग अपने आप ख़त्म हो जाएं और ताकतवर लोग ही रहो, तो हम इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं, हम इसे आदर्शों के खिलाफ मानते हैं। हम ये मानते हैं कि कमज़ोरों को भी जीने का हक है। लेकिन विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान में ये सिद्धांत इसलिए डार्विन का विकासवाद है क्योंकि ये तथ्यात्मक था, और दूसरी बात ये कि मूल्य और आदर्शों का विज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। तो विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से हमने जब व्यवहारवादी क्रांति का श्री गणेश किया तो हमने प्राकृतिक विज्ञानों से जो चीज़ ली वो ये थी कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह हमें भी मूल्य निरपेक्ष होना है। हमें भी किसी भी चीज़ की कार्य साधकता या उसकी सफलता या संभावना पर विचार करना है, उसके नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न पर हमें विचार नहीं करना है, क्योंकि समाज विज्ञानों का उद्देश्य नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न पर विचार करना नहीं है। हमें विज्ञानों की तरह होना चाहिए। जब वैज्ञानिक भी किसी भी नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न पर विचार नहीं करते तो हमें भी नैतिकता और अनैतिकता जैसी चीज़ों पर विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना था। और इसलिए उन्होंने सिद्धांत दिया मूल्य मुक्तता, यानी हमें मूल्यों से मुक्त होना चाहिए, हमें मूल्यों का भार अपने ऊपर नहीं ढोना चाहिए। समाज विज्ञानों के प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हमें मूल्यों से स्वतंत्र होना चाहिए, और मूल्यों का अध्ययन समाज विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। वह नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र या धर्म मीमांसा का तो विषय हो सकता है, लेकिन समाज विज्ञान हम तो सिर्फ ये बताएं कि समाज में क्या चल रहा है, भले वो सही हो या गलत हो। समाज की कई प्रक्रियाएं या इतिहास की कई घटनाएं या समाज की कई प्रक्रियाएं, घटनाएं, ये तथ्य, उस पर हम जब विचार करें तो आप पूरी तरह मूल्यों और आदर्शों को एक तरफ रखते हैं। और हम ये बताएं, और यही बात है कि कई दार्शनिक ऐसे हुए हैं जैसे मैकियावेली, और हम भारत में के संदर्भ में कौटिल्य भी कहते हैं कि उन्होंने राजा को ये परामर्श दिया कि वह नैतिकता अनैतिकता की परवाह किए बगैर शुद्ध रूप से अपने शासन की नीतियों का संचालन करे, जिससे ज़्यादा से उसे, जैसे मैकियावेली ने कहा कि राजा के पास लोमड़ी और शेर के गुण होने चाहिए, यानी लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए, उसे नैतिकता अनैतिकता की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो ये वही दृष्टिकोण है जो व्यवहारवादियों ने दिया कि भाई नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न पर विचार करना ये समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान का विषय नहीं है। हमें सिर्फ इस बात पर विचार करके सत्य पर विचार करना है, उसकी प्रक्रिया पर विचार करना है, और उसकी कार्य साधकता का क्या उससे संभावित लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अगर उससे इच्छित लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस तरह व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता की बात करता है प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर या उन्हीं की तरह, ताकि राजनीति विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में और वैज्ञानिक और अनुभवजन्य सिद्धांत के रूप में विकसित किया जा सके।